हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। दिस इज़ खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, तो मेथड ऑफ सैम्पलिंग का जो चैप्टर है वो हमारे +2 में भी आता है, आगे हमारे बीकॉम में, बीए में और हमारे जो एमकॉम है उसमें भी आता है। +1 या +2 जिसमें भी आपका जो स्टैटिस्टिक है, क्योंकि जो CBSE HBSE है उसमें जो स्टैटिस्टिक है वो किसी में +1 में है, किसी में +2 में है। सो अगर आपको स्टैटिस्टिक के जो हमारे चैप्टर है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें ये 2 मेथड्स आते हैं। इससे पहले कि हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने सैम्पलिंग के कुछ टर्म्स देखी थी, जैसे कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन इज सेम। सो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, स्टैटिस्टिक की लैंग्वेज में हमारा जो पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स है वो क्या है वो हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद सैम्पल क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है वो हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद 2 मेथड्स हमने किए थे, क्या थे वो, सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड। उसमें आगे जब हम जाते हैं तो सैम्पलिंग मेथड का जो हमने सेकंड मेथड किया, फर्स्ट इज सेंसस मेथड एंड सेकंड इज सैम्पलिंग मेथड। जब हम सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड को करते हैं तो सेंसस मेथड मतलब कि हमने हर एक चीज़ को, हमारी पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना है, लेकिन सैम्पल क्या कहता है कि हमें पॉपुलेशन का कुछ पार्ट उठाना है और उसको स्टडी करना है। ठीक है, इसको भी हम पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है वो इसी सैम्पल मेथड पे बेस है। सैम्पल मेथड जो हमने किया, इसके आगे क्या मेथड्स होते हैं, किस तरीके से जो हमारे सैम्पल्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। जो सैंपल्स होते हैं उसको हम सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द होल पॉपुलेशन, इंटायर पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है। और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वेरियस मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। मेथड्स होते हैं ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल। सो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एंड सेकंड इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। तो इसको हम आगे डिटेल में करेंगे। इसको फर्दर डिवाइड किया गया, फर्दर क्लासीफाई किया गया है इनटू द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, फोर्थ इज मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग एंड द फिफ्थ इज क्लस्टर सैम्पलिंग। ये पांचों के पांचों जो हैं वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जो होता है उसमें 4 तरह के सैम्पलिंग मेथड आते हैं जिसके थ्रू हम सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, सैंपल को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द इंटायर पॉपुलेशन, इंटायर यूनिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, हमारा जजमेंट मेथड इसमें आता है, जजमेंट सैम्पलिंग जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद हमारा है कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग क्या होता है, उसके बाद एक्सटेंसिव सैम्पलिंग क्या होता है। तो इसको आज हम डिटेल में करेंगे। हमारी जो आज की वीडियो है उसमें सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को कवर करेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारी क्या कहती है। ये 5 तरह के टाइप्स हैं जो हम आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या कहना चाहता है कि देखो नाम से ही क्लियर है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। और रैंडम क्या होता है, रैंडम होता है बिना देखे, बिना समझे, बिना कुछ जाने हमें क्या है, रैंडमली कोई चीज़ करनी है। तो ठीक है, बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे कुछ भी हमें करना है तो उसे बोलते हैं रैंडम। तो सिंपल से हमें क्या करना है, रैंडम सैम्पलिंग करना है, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, लेकिन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी चीज़ की होने की संभावना, और अ चांस ऑफ ऑकरिंग एनीथिंग। ठीक है, कि क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना क्या है। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सिलेक्टिंग। हमने क्या करना है, सैंपल सिलेक्ट करना है फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब क्या कहता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कि जितने भी सैंपल्स को सेलेक्ट किया जाएगा पॉपुलेशन में से, तो उन सभी सैंपल्स को सिलेक्ट करने की जो चांस होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया जाता है एज द इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। मतलब कि जितने भी सैंपल्स हैं उनका इक्वल चांस है कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल चांस होता है वो बीइंग सिलेक्टिंग, इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग समझ आया होगा कि पॉपुलेशन में से जब भी हमें किसी सैंपल को सिलेक्ट करना है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जितने भी सैंपल्स होंगे, जितने भी आइटम्स होंगे यूनिवर्स की, तो जितनी भी आइटम्स हैं यूनिवर्स की, उनके पास पूरा इक्वल चांस है कि कोई भी आइटम क्या है, सेलेक्ट हो सकती है एज अ सैंपल। तो फर्स्ट हमने किया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मैंने आपको बताया सिंपल है और बिना देखे, बिना समझे हमें क्या है, एक रैंडमली हमें कुछ चीज़ उठानी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरीके से उठाई जाती है। द फर्स्ट इज द लॉटरी मेथड एंड द सेकंड इज द टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। यहाँ पर देखो लॉटरी मेथड क्या होता है। लॉटरी आप सबको पता होगा क्या किया जाता है, यहाँ पर एक बाउल रखा जाता है जिसके बीच में चिट्स डाली जाती हैं। ठीक है, चिट्स।
ठीक है, चिट्स डाली जाती हैं और चिट्स को क्लोज करके बंद करके डाला जाता है। तो जब भी इन चिट्स में से बिना देखे कुछ चिट्स उठाई जाती हैं, जैसे कि इस पूरे पॉपुलेशन में हमारे पास 100 आइटम्स हैं, ठीक है, 100 आइटम्स में से हमें सिर्फ 10 उठानी है। हमने इसमें क्या किया, 100 चिट्स डाल रही, और 100 जो चिट्स है उसमें हमने क्या किया, हमने हर एक आइटम का नंबर लिख दिया, या तो हमने उसे नंबर में लिख दिया, अल्फाबेटली लिख दिया, मतलब उनका किसी भी तरीके से आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने एक चिट्स बना के डाल दी, और हमने बिना देखे 10 चिट्स उठा ली। उसे हम बोलते हैं लॉटरी मेथड, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, टेबल ऑफ रैंडम नंबर। टेबल ऑफ रैंडम नंबर क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो रैंडम नंबर टेबल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, और जो ये टेबल्स होते हैं इन्हीं के हेल्प से जो हमारा सैंपल होता है उसे सेलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर जो मोस्ट फेमस है, बहुत ही पॉपुलर जो टेबल है वो है टिपिट टेबल, टिपिट्स टेबल, ठीक है। जो ये टेबल है वो टिपिट ने दी थी। टिपिट एक पर्सन थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक टेबल दी थी, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था टेबल 10400। इतने जो डिजिट्स हैं, 10,400 डिजिट्स को इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, और उसके मल्टीपल में रखा था 4 डिजिट नंबर्स, मतलब कि 4 टाइप के 4 ये जो नंबर्स थे ये 4 डिजिट नंबर थे। और अगर हम अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाता है 41600, मतलब कि टोटल इतने डिजिट्स थे उस टेबल में। और उसके थ्रू क्या किया जाता था, हमारे जो सैम्पलिंग होती थी उसके अकॉर्डिंग होती थी, पूरे यूनिवर्स में से, पॉपुलेशन में से जितने भी डिजिट्स उठाए जाते थे इस अकॉर्डिंग उठाए जाते थे। क्या होता था, हमारे पास इतने डिजिट्स होते थे और इन डिजिट्स के नंबर्स इस तरीके से होते थे। मैं आपको बुक के थ्रू समझाती हूँ। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, इस तरीके से यहाँ पर देखो, ऐसे 4, मैंने आपको बताया ना 4 तरीके होते थे, 4 डिजिट्स होते थे, तो वही 4 डिजिट्स की बात यहाँ पर कर रहा है। 4 डिजिट्स होते थे और इस तरीके के जो कम्बिनेशन होते थे वो टोटल 10400 इतने होते थे। जब इतने देखेंगे तो ये टोटल डिजिट्स कितने बने, ये टोटल डिजिट हमारे 41600, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डिजिट्स हैं वो बने थे। तो यहाँ पर ये चीज़ बोलना चाहता है कि टिपिट टेबल में ये सब कुछ था, और इसी के थ्रू ही हमारा जो सैंपल है उसे सेलेक्ट किया जाता था। फिर उसके बाद देखो क्या कहता है, मेरिट्स ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मेरिट ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या कहता है कि नो पर्सनल बायस, इसमें कोई पर्सनल बायस नहीं होता। देखो अब जो भी रैंडम सैम्पलिंग होती है वो एक चीज़ और इसमें जो मेन है कि इसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है वो इन्वेस्टर के द्वारा नहीं लिया जाता, इसमें सारी चीज़ चांस पे छोड़ दी जाती है। हमने पहले किया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैंने आपको क्या बताया कि सब कुछ चांस पे छोड़ा जाता है, इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, कि कोई भी आ सकता है। इसमें जितनी भी आइटम्स होती हैं उसमें से एक सिंगल आइटम को भी एक इन्वेस्टिगेटर, इनोमिनेटर सेलेक्ट नहीं करेगा, ये चांस पे बेस होती है। तो यहाँ पर एक पर्सनल बायस नहीं आता। पर्सनल बायस मतलब कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी सैंपल को सेलेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एवरी यूनिट हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ये हम पहले मीनिंग में कर चुके हैं कि हर एक यूनिट के पास क्या है, पूरा चांस है, पूरा उनके पास राइट है कि कोई भी जो आइटम है सेलेक्ट हो सकती है एज अ सैंपल। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि दिस मेथड इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब कि सस्ता है। सस्ता किस टर्म्स में, हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि जब भी सस्ता होता है या महंगा होता है तो 3 ही टर्म्स में होता है। क्या टर्म्स, टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। एफर्ट्स मतलब एक मैन की पावर कितनी लगी है, उसके एफर्ट्स कितने लगे हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसके एफर्ट्स कितने लगे हैं, उसकी दिमाग कितना लगा है, उसने कितनी पूरा मेहनत की है उस चीज़ को करने के लिए। तो इकोनॉमिकली है, इसमें इतने मेहनत की ज़रूरत नहीं है। उसने क्या किया, या तो टिपिट टेबल के अकॉर्डिंग अपने जो सैंपल है वो सिलेक्ट कर लिए, या फिर लॉटरी सिस्टम अपनाया, उसने चिट्स डाली, उस चिट्स को बंद किया, फोल्ड किया, और उसके बाद कुछ चिट्स उस बैग में से निकाल लेंगे और वो हमारे सैंपल बन जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सैंपल। सैंपल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो फेयर होगा। क्योंकि फेयर कैसे होगा, क्योंकि हमने कुछ भी तरीके से कोई भी बायसनेस नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं किया। और रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ लॉटरी मेथड और द रैंडम टेबल मेथड, तो हमने इस तरीके से किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। बहुत ही सिंपल है, नाम से ही क्लियर है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब कि सीधा है, कोई फालतू में कुछ भी नहीं करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि हमारे जो डीमेरिट्स ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्या कहता है, इफ द सैंपल साइज इज स्मॉल। अगर सैंपल का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मेथड है वो अच्छा नहीं है। नॉट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मतलब कि अगर सैंपल साइज छोटा है तो ये जो हमारा जो आंसर निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, तो वो क्या होगा, इतना अच्छा रिप्रेजेंट नहीं करेगा फुल इंटायर रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 100 है, हम कहीं सिर्फ 100 में से सिर्फ 5 ही निकालो, तो ये 5 का रिजल्ट होगा
वो पूरे 100 का, पूरे यूनिवर्स का रिजल्ट या पूरे हमारे कंक्लूजन का रिजल्ट को नहीं बताएगा और ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। फिर क्या कहता है कि इफ़ पॉपुलेशन इज स्मॉल, अगर पॉपुलेशन ही कम है, फर्स्ट हमने बात की सैम्पल साइज स्मॉल है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि अगर पॉपुलेशन ही कम है तो ये मेथड भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि अगर हमारा पॉपुलेशन ही लगा लो 10 है तो 10 में से क्या हम 5 सेलेक्ट करेंगे, 10 के 10 को ही स्टडी कर लो ना। तो यहाँ पर तो हमें जो सैम्पलिंग मेथड है उसकी ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर हम सीधा ही क्या है सेंसस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि इफ सम आइटम आर इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड इन द सैंपल नॉट अप्रोप्रिएट मेथड तब रहता है जब क्या कहता है कि हमारी जो आइटम्स हैं, जो सैम्पल्स हैं, वो इम्पोर्टेंट होती हैं। जब इम्पोर्टेंट है तो आप देखो चिट्स के थ्रू तो कर ही नहीं सकते, आप जो इम्पोर्टेंट है उसको उठाओ। इम्पोर्टेंट उठाने हैं तो आपका जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल हो गया, इम्पोर्टेंट उठाओ, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, मतलब कि आप जो भी हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है, हमारा इनुमिनेटर है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या है हमें पूरी जो सैम्पलिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, हम रैंडम सैम्पलिंग की तरफ नहीं जा सकते। अगर कुछ आइटम्स जो हैं इंपॉर्टेंट है उसे हमें सैंपल में इंक्लूड करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये मेथड अपनाते हैं तो इसमें हम जो इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सैंपल्स हैं वो लीव हो जाएंगे, हम नहीं उठा पाएंगे उनको, जिसकी वजह से हमारा क्या है जो आंसर होगा, कंक्लूजन होगा, वो सही नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन की अगर कैरेक्टरिस्टिक डाइवर्स है, डाइवर्स मतलब कि वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हैं। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक कैसे कहते हैं, जैसे कि हम हिट्रोजीनियस जो हमारे नेचर की आइटम्स हैं, हिट्रोजीनियस आइटम्स हैं, मतलब अलग अलग टाइप की आइटम्स हैं, तो वहाँ पर हम लॉटरी सिस्टम या टेबल का सिस्टम नहीं अपना सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर हिट्रोजीनियस है तो हमें सभी आइटम्स को इंक्लूड करना जरूरी है जो कि अलग अलग नेचर की हैं, क्योंकि ये मेथड वहीं पर सुटेबल है जहाँ पर पॉपुलेशन की यूनिट्स होती हैं वो सिमिलर हो, जहाँ पर वो होमोजीनियस हो, हिट्रोजीनियस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक मेरिट्स में भी लिख सकते हैं कि व्हेन द इंटायर यूनिट और इंटायर पॉपुलेशन, इंटायर यूनिवर्स इज द होमोजीनियस नेचर, अगर वो होमोजीनियस नेचर के होंगे तभी वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सुटेबल रहेंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो +1 का है, +1 का है। 2021 में मार्च में जब ये एग्जाम हुए थे तो उसमें 2 मार्क्स में पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम सैम्पलिंग मेथड। तो इसमें आप रैंडम सैम्पलिंग मेथड का मीनिंग लिखोगे और साथ ही साथ आप रैंडम सैम्पलिंग मेथड के मेरिट्स डिमेरिट्स भी लिख सकते हो। 2 मार्क्स में तो ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं लिखना है, बस आप छोटा सा हाफ पेज का एक पैरा लिख सकते हो, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, हमारा सेकंड मेथड आता है वो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग वहाँ पर सुटेबल है जहाँ पर जो पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन के जो यूनिट होगा, नेचर होगा, वो हिट्रोजीनियस का होगा। हिट्रोजीनियस मतलब जहाँ पर डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी, ठीक है। वहाँ पर क्या है हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड है, जहाँ पर होमोजीनियस होंगे, डाइवर्स नेचर की नहीं होंगी, वहाँ पर सिंपल रैंडम मेथड, और यहाँ पर हमारी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल जहाँ पर हमारी हिट्रोजीनियस टाइप की नेचर की हमारी जो यूनिट्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे फर्स्ट क्या होता है, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जब हमारा जो यूनिवर्स है उसकी जो यूनिट्स हैं वो हिट्रोजीनियस की हैं, होमोजीनियस ना हो। एंड नेक्स्ट इज जब हमारा जो पॉपुलेशन है उसे हम डिवाइड कर दे इनटू स्ट्रेटास, ठीक है, डिवाइड सम स्ट्रेटास। अब ये स्ट्रेटास क्या होती है? स्ट्रेटास होते हैं ग्रुप्स, ठीक है। जब उन्हें हम ग्रुप में डिवाइड कर दें, उन्हें क्लासीफाई कर दें, तो उसे हम बोलते हैं स्टेटस। जैसे हमने क्या किया, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, हमने उसमें से क्या किया, कुछ एक जो चीज़ें एक जैसी थी उन्हें एक ग्रुप में बाहर निकाल लिया, जो कुछ चीज़ें एक जैसी थी उसे एक जैसी बाहर निकाल लिया, कुछ चीज़ें एक जैसी ऐसी और कुछ को ऐसे, ठीक है। अलग अलग जो करेक्टरिस्टिक की चीज़ें हैं उन्हें अलग अलग ग्रुप में करो और उन्हें अलग अलग सैंपल से उसके बाद क्या है कुछ चीज़ें निकाली जाती हैं इनमें से, तो उसे हम बोलते हैं सैम्पलिंग मेथड। इसमें से सैंपल के बेस पे निकाली जाएगी, ठीक है। ऊपर सबसे फर्स्ट ग्रुप बनाओ, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सबसे फर्स्ट हमें ग्रुप बनाने हैं, स्टेटस बनाने हैं और उस स्टेटस को बाहर निकालो और इन स्टेटस में से हमें रैंडम सैम्पलिंग करनी है, इसमें से हमें रैंडमली कुछ निकालने हैं, ठीक है, जिसे हम सैंपल बोलेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इस तरीके से की जाती है। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या कहता है कि 150 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ द 1500 स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, और हमें फर्स्टली क्या करना है, कॉलेज को हमें डिवाइड करना है इनटू द 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स मतलब हमें 3 स्टेटस में उन्हें डिवाइड करना है। द फर्स्ट इज द आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, ठीक है। और हमने क्या किया कि सपोज करो कि यहाँ पर 500 जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे आर्ट्स से है और
700 स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉमर्स से हैं और 300 स्टूडेंट्स जो हैं हमारे साइंस से हैं। स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली थ्री फैकल्टीज में से हैं, तो हमारे 500 आर्ट्स से, 700 कॉमर्स से एंड 300 इज़ फ्रॉम साइंस। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो सैंपल हमें लेने हैं वो 10% लेने हैं, ठीक है, और ऑन द देयर बेसिस, और हमें क्या है रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू लेने हैं। तो इसका 10% अगर हम करें तो 50 स्टूडेंट्स, 70 स्टूडेंट्स एंड 30 स्टूडेंट्स, टोटल करो ये हमारे 150 आते हैं। तो हमें 150 स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट करने थे, ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं कि रिस्पेक्टिवली एंड सेलेक्ट बाय यूजिंग द रैंडम सैम्पलिंग, हमें रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू ही हमें इन्हें क्या है सेलेक्ट करना है। क्लियर है, रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू हमें सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, हमें पहले स्टेटस बनाने हैं। जैसे हमने 3 स्टेटस बना लिए, फॉर एग्जांपल ये 1 है, ठीक है। तो 3 स्टेटस जब हमने बनाए, ये आर्ट्स, ये कॉमर्स एंड दिस इज साइंस, ठीक है, इसको कट कर दो। तो जब ये साइंस, आर्ट्स और इसमें लिया, हमने क्या कहा कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 1500 हैं। लेने कितने हैं, हमें सिर्फ 150 लेने हैं। और 150 में से भी हमें बता दिया कि 500 स्टूडेंट्स यहाँ थे और हमारे 700 यहाँ थे और हमारे 300 यहाँ थे, जिसमें से हमें 10% लेने हैं। 10% रैंडम सैम्पलिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर तो स्टेटस हमने पहले बना दिया। अब रैंडम सैम्पलिंग हम यहाँ से 10% लेंगे तो 50, यहाँ से 10% लेंगे तो 70, यहाँ से 10% लेंगे तो 30। तो इस तरीके से क्या है, हम क्या करेंगे, रैंडम सैम्पलिंग करेंगे आफ्टर मेकिंग दैट स्टेटस, ठीक है। तो उसी तरीके से रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगी। दस द मेथड इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ग्रुप एंड इंडिविजुअल, जो कि यूनिवर्स को इक्वल चांस, वही इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड आ जाएगा सैंपल में। तो ये कह रहे हैं कि हमारे, अब हमने क्या किया, हमने 10% हर एक आइटम में से, हर एक डाइवर्स करेक्टरिस्टिक आइटम्स में से जो स्टेटस है उनमें से हमने 10% किया है। तो इक्वल चांस है हर एक आइटम के आने का। और साथ ही साथ हमने क्या किया, स्टेटस भी बनाए और तीनों टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे टोटल सैंपल में आ गए हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि हमें रैंडम सैम्पलिंग भी करनी है और थोड़ी स्ट्रेटिफाइड स्टेटस बना के, ग्रुप बना के अलग अलग डाइवर्स करेक्टरिस्टिक को साथ लेना है। फिर क्या कहते हैं कि मेरिट्स में सबसे फर्स्ट कहते हैं कि डाइवर्स करेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, जहां पर जो पॉपुलेशन है, जो हमारे यूनिवर्स है, वो डाइवर्स करेक्टरिस्टिक की होती है, हिट्रोजीनियस करेक्टरिस्टिक की होती है। तो वहां पर हमारी जो ये मेथड है वो फॉलो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड, ये जो मेजरमेंट है, ये जो मेथड है वो बहुत ही एक्यूरेट है, रिलायबल है, क्योंकि इसमें हमने सबसे फर्स्ट क्या किया, हमने स्टेटस बना लिया और उसमें से हमने क्या किया, अलग अलग डाइवर्स करेक्टरिस्टिक को हमने सैंपल में लिया और सैंपल में तीनों तरह के जो लोग हैं, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, तो तीनों को ही लिया गया है, इसलिए ये बहुत रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है। द नेक्स्ट इज कंपैरेटिव स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट एंड द डिफरेंट स्टेटस इज पॉसिबल। क्या कहते हैं कि जब भी हमें डिफरेंट स्टेटस की हमें क्या करनी है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है, उनके बीच में कंपैरिजन करके देखना है, तो इस मेथड के थ्रू, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस जो स्टेटस है आर्ट, साइंस और कॉमर्स, इन तीनों में जो डिफरेंस है वो भी हम दे सकते हैं और इनकी कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं, कंपैरिजन देख सकते हैं। मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट, जो यूनिट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है। रिप्रेजेंटेशन अच्छा मतलब कि जब हमने सारी ही चीज़ों में से कुछ ना कुछ लिया है, तीनों फैकल्टीज में से हमने कुछ ना कुछ लिया है, तो हमारा जो मेथड है वो अच्छा है और हमें क्या है, जो रिजल्ट मिलेंगे, कंक्लूजन मिलेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव करेगा फॉर द होल एंटायर सेट ऑफ डाटा, ठीक है। और क्या कहते हैं, कंक्लूड मीनिंगफुल रिजल्ट, और मैंने आपको पहले बताया जो रिजल्ट होगा, जो हमारे कंक्लूजन निकलेगा वो बहुत ही मीनिंगफुल रिजल्ट होगा, तो क्योंकि हमने सारी चीज़ों को ही दिया है, वही सेम चीज़ आती है इसमें। फिर कहते हैं डीमेरिट्स, इसमें कमियां क्या है। डीमेरिट्स में क्या कहता है कि सबसे फर्स्ट लिमिटेड स्कोप कैसे कि ये इसका ज़्यादा स्कोप नहीं है। अब जो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, इसका यूज़ कहाँ होगा, इसका यूज़ सिर्फ वहाँ पर होगा जहाँ पर स्टेटस बनाने की ज़रूरत है। अलग अलग डाइवर्स करेक्टरिस्टिक है वहाँ पर यूज़ होगा, अलग अलग स्टेटस बना सकते हैं वहाँ पर यूज़ होगा। और द थर्ड थिंग इज, जब हम इन तीनों स्टेटस को या फिर जितने भी स्टेटस हैं वो फुल्ली नॉन है, अगर उसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं तब ही वो जो मेथड है ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तब ही जो ये मेथड होगा वो सुटेबल होगा। अदरवाइज इस मेथड का बिल्कुल भी हम नहीं लगा सकते ये। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब पूरे स्टेटस की नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज हमारे पास होगी तब ही हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग लगा सकते हैं। फिर क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी इसमें होती है। किस तरीके से होती है, क्योंकि जब भी हम स्टेटस बनाते हैं तो स्टेटस में से जब हम रैंडम सैम्पलिंग, बाद में तो हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, लेकिन जब स्टेटस बनाते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे कि हमने इसमें फैकल्टी ले ली आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स, लेकिन अगर ले लिया जाता एज ऑफ स्टूडेंट ले लिया जाता, तो इस तरीके से क्या है, कई बार जब स्टेटस बनाते हैं तो उस वक्त में हमारी जो पर्सनल बायस है वो हो सकती है बाय एन इन्वेस्टिगेटर और एनी इनोमिनेटर, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, डिफिकल्ट टू स्ट्रेटिफाइड व्हेन
पॉपुलेशन इज स्मॉल। क्या कहते हैं कि जब पॉपुलेशन ही कम हो, जब हमारी पॉपुलेशन, अब इन्होंने बोला कि पॉपुलेशन ऊपर वाले क्वेश्चन में कि जो पॉपुलेशन है वो 1500 है, लेकिन अगर पॉपुलेशन ही लगा लो, हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम होती, तब उसमें से भी आगे फर्दर हमें ग्रुप्स निकालने बहुत मुश्किल हो जाते, स्टेटस निकालने मुश्किल हो जाते। तो इसलिए कहते हैं डिफिकल्टी टू स्ट्रेटिफाइड, इसके लिए हमारे जो ग्रुप्स हैं वो निकालने मुश्किल हो जाते अगर जो पॉपुलेशन है वो स्मॉल होती। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पेपर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो है एमकॉम का, मार्च 2021, एंड दिस इज बिलोंगिंग टू द यूनिवर्सिटी CDLU। एंड हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें देखो क्या पूछा गया है। यहाँ पर कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू असेस द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द मल्टी फैकल्टी डिग्री कॉलेज बाय यूजिंग द सैम्पल सर्वे मेथड। आपको क्या करना है, आपको एवरेज एज निकालनी है द स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट है स्टडी कर रहे हैं इन द मल्टी फैकल्टी डिग्री। मल्टी फैकल्टी डिग्री मतलब कि बहुत सारी डिग्रीज हैं उस कॉलेज में जहाँ से आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो वहाँ पर हमें एज निकालनी है, एवरेज एज निकालनी है। क्या मेथड यूज़ करना है, सैम्पल मेथड यूज़ करना है, सैम्पल सर्वे मेथड। विच मेथड ऑफ सैम्पलिंग विल यू यूज़ फॉर दिस पर्पज़, इस मेथड के लिए आप कौन सा पर्पज़ यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने आपसे ये पूछा। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, ऑल्सो एक्सप्लेन, आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि हाउ द मेथड चूजन बाय यू, कि आपने जो मेथड चूज़ किया है वो कैसे बेटर है देन द अदर मेथड ऑफ सैम्पलिंग। जितने भी अदर मेथड्स हैं, लाइक हमने बहुत सारे मेथड्स करने हैं, तो उसमें जो आपने चूज़ किया वो सबसे बेटर आपने क्यों चूज़ किया। तो आपको अज्यूम करने के लिए कहा है आगे कि अज्यूम करो कि 5 डिपार्टमेंट्स हैं। आपको यहाँ पे पहले ही बोला गया था मल्टी फैकल्टी है, मल्टी फैकल्टी मतलब बहुत सारी फैकल्टी है, तो यहाँ पर 5 डिपार्टमेंट्स हैं। द फर्स्ट 5 डिपार्टमेंट कौन से कहते हैं, आर्ट्स, साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड लैंग्वेज। तो ये 5 जो फैकल्टीज़ हैं आपके कॉलेज में है, और टोटल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 2500। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच जो है वो इक्वल है, मतलब 25 हैं, तो हर एक 5 फैकल्टीज़ हैं हमारे पास, तो ये 5 फैकल्टीज़ में कितने स्टूडेंट हुए, 500 हुए। तो इस तरीके से आपके टोटल कितने हुए, 2500। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 500 में कर दिए। उसके बाद हमें क्या करना है, सैम्पलिंग करना है। तो यहाँ पर साफ क्लियर कहा गया है कि आपके पास इतने स्टूडेंट्स हैं और उसको आप लोगों ने इक्वल डिवाइड करना है। और आप अब ये बताओ कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना अच्छा लगेगा, आपके अकॉर्डिंग कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए सैम्पलिंग के लिए। तो यहाँ पर सीधी सी बात इन्होंने हमें बता दी है कि यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब क्यों अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्लियर बताया गया है कि यहाँ पर 2500 स्टूडेंट्स है और उसको अलग अलग हमारे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमने डिवाइड किया गया, और उसके बाद क्या है, हमें सैम्पलिंग मेथड लगाना है। साफ है, बिल्कुल क्लियर कट चीज़ पूछी है और आपको बिल्कुल इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपके अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई और मेथड सुटेबल लगता है, आप मेरी ये वीडियो देखोगे, उसके बाद की वीडियो देखोगे जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे आती है, आप दोनों वीडियो देखो, उसके बाद बताओ कि आपको इसके अकॉर्डिंग कौन सा मेथड सुटेबल लगता है। मेरे अकॉर्डिंग तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होना चाहिए। अगर आप लोग मेरे साथ फेवर में हो कि आपको भी स्ट्रेटिफाइड ही लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अदरवाइज आपको कोई और मेथड लगता है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मैं भी उस पर भी थोड़ा गौर करूँगी कि आपके अकॉर्डिंग वो क्यों है। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या कहता है कि आपको एक सिस्टम के साथ चलता है और साथ साथ आपको एक रैंडम भी सैम्पलिंग करनी है। आपको सिस्टम भी लगाना है, द फर्स्ट थिंग इज सिस्टम एंड द सेकंड इज रैंडम। आपको बिना देखे चूज भी करना है और साथ में साथ आपको सिस्टम भी फॉलो करना है। तो किस तरीके का सिस्टम, यहाँ पर कहते हैं कि आपको कुछ जितने भी डाटाज होंगे, आपका जो यूनिवर्स होगा उस पूरे यूनिवर्स को आप अरेंज कर दो। ठीक है, अरेंज कर दो। किस चीज़ में अरेंज करो, या असेंडिंग या डिसेंडिंग, जिस भी चीज़ में आप अरेंज करना चाहो, एंड नंबर्ड दे दो उसे, नंबरिंग कर दो उसकी। ठीक है, नंबरिंग, तो इसकी नंबरिंग भी कर दो और उसे अरेंज कर दो। जब आप अरेंज करोगे और नंबरिंग करोगे तो आपका जो पूरा यूनिवर्स है वो एक सिस्टमेटिकल वे में क्या है, अरेंज हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि सिस्टमेटिक। ठीक है, सिस्टमेटिक और चीज़ से कि जैसे हमारे पास ये टोटल इतने हम कह देते हैं सैम्पलिंग है, तो कितने हुए ये, तो ये 13 हुए। ठीक है, 13 है। अब हम कहें कि हमें इसमें से 6 सेलेक्ट कर लेते हैं। जब हम इसमें से 6 सेलेक्ट करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, तो हम कहते हैं कि हर एक सेकंड आइटम आप उठा लो। जब आप सेकंड आइटम उठाओगे तो यहाँ पर आप कौन कौन से सेलेक्ट करोगे, आपके पास ये फर्स्ट ये सेलेक्ट हो जाएगा, फिर हम एक छोड़ के फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, एट द एंड ये होगा, फिर एट द एंड ये होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने कितने कर लिए, 1 2 3 4 5 6, आपको 6 करने थे और आपने 6 कर लिए। इस तरीके से कहता है कि एक सिस्टम के साथ और साथ में रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग मतलब बिना देखे हम
हमें देखना है कि हम इसको सोच समझ के ये नहीं कर रहे, हमने सीधा कहा सेकंड आइटम उठा लो। सेकंड आइटम जब आप उठाएंगे तो ये आ जाएगी, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। इस तरीके से आपके क्या है, टोटल 6 जो सैंपल है वो सेलेक्ट हो जाएंगे फ्रॉम द इंटायर पॉपुलेशन। इसकी मेरिट्स देखो, मेरिट्स ऑफ सिस्टमेटिकल रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग की मेरिट्स क्या है? द फर्स्ट इज इजी एंड सिंपल मेथड, बहुत ही इजी मेथड है। इसको पहले अरेंज करो, जिस भी चीज़ में आप अरेंज करना चाहते हो, उसके बाद उसकी नंबरिंग करो। नंबरिंग के बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आपको पूरा डाटा कितना है, जैसे इसमें 13 निकला, और आपको सैंपल कितने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप उतने नंबर आइटम जो है वो उठा लो, उस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा, कंक्लूजन निकल जाएगा। फिर कहते हैं किसी भी तरह की पर्सनल बायस नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने एक सिस्टम के साथ काम को किया है। सिस्टम के साथ जब भी काम को करते हैं तो वो उसमें बायसनेस कम हो जाती है। उसके बाद कहता है इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल टाइम इन द सैम्पलिंग सिलेक्शन। हमें सैंपल को सेलेक्ट करते वक्त बहुत ही कम टाइम लगता है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 मिनट में इतना लिया और साथ ही साथ मैंने बोल दिया कि 6 सैंपल चाहिए, सेकंड उठा लो, तो हर एक आइटम में उठा लिया, इतना टाइम नहीं लगा। तो वही चीज़ कहते हैं कि इसमें टाइम नहीं लगता जब भी हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि रिजल्ट आर ऑलमोस्ट एक्यूरेट। जो रिजल्ट होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, इसमें जो रिलायबिलिटी होती है वो अच्छी होती है, और जो चांस होते हैं एरर के वो कम होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं चांस एरर के, क्योंकि अगर हमने सेलेक्ट किए हैं, क्या पता हमने गलत आइटम को सिलेक्ट कर लिया हो और हमारे रिजल्ट है वो सही ना निकले, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट एक्यूरेट होता है, ठीक है। ईच आइटम हैज़ नो इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ईच आइटम की इक्वल चांस नहीं है कि वो सेलेक्ट होंगे, क्योंकि हमने जब ये बोल दिया कि हमें सेकंड आइटम चाहिए, तो फर्स्ट तो सीधा सा रिजेक्ट हो गया, थर्ड रिजेक्ट हो गया, फिफ्थ रिजेक्ट हो गया, 7th रिजेक्ट हो गया, हमारा 9th 11th एंड 13th। इस तरीके से हमारे जो रिजेक्शन भी हमें पता चल गई कि कौन कौन से रिजेक्ट नहीं होंगे। इसलिए किसी भी आइटम के पूरे पॉपुलेशन में सभी आइटम जो है उसके पास इक्वली चांस नहीं है कि वो सेलेक्टेड हो सके। डाइवर्स करेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की अगर क्या कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है उनकी जो करेक्टरिस्टिक है वो डाइवर्स है, हिट्रोजीनियस नेचर की जो यूनिट्स हैं, तो तब क्या होगा, हमारे जो रिजल्ट होगा वो एप्रोप्रिएट नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट सैंपल में भी लीव, जो इंपॉर्टेंट सैंपल है वो लीव है। फॉर एग्जांपल हमारा जो ये 5th नंबर का सैंपल था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अगर ये सैम्पलिंग में ना ले तो हमारा कंक्लूजन बहुत ज़्यादा गलत निकलेगा, लेकिन हमने क्या किया, इसको तो छोड़ ही दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए हमारा जो रिलायबिलिटी है वो खत्म हो जाती है और इंपॉर्टेंट जो सैंपल होता है वो लीव हो जाता है, छूट जाता है। फिर क्या कहते हैं, चांसेस ऑफ एरर। इसमें एरर के चांसेस थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो डाटा था, इंपॉर्टेंट सैंपल था वो छूट गया, तो हमारे एरर तो ऑफकोर्स आ ही जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्या कहता है, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग क्या कहता है कि हमारे बस इतना सारा पॉपुलेशन है, अब इस पॉपुलेशन में हमने क्या किया, थोड़ा पॉपुलेशन कम कर दिया, फिर हमने उसमें से कुछ और पॉपुलेशन कम कर दिया, फिर उसमें से कुछ और पॉपुलेशन कम कर दिया, और एट द एंड हमने जो निकाला वो हमारे क्या थे, सैंपल्स थे, ठीक है। मतलब कि हमने पूरी पॉपुलेशन को धीरे धीरे करके हमने उसके मल्टी स्टेज बना के एट द एंड हमें क्या है, सैंपल तक पहुंचना है। तो ये चीज़ होती है मल्टी स्टेज सैंपल। नाम से हर एक जो सैम्पलिंग मेथड है वो उसके नाम से ही क्लियर होता है, मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज मतलब बहुत सारे आगे क्लासिफिकेशन करने के बाद ही क्या है, सैंपल को सिलेक्ट किया जाएगा। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। किस तरीके का प्रोसीजर, कि हमें जितना भी हमारा काम है उसको मल्टी स्टेजेस में, मैनी स्टेजेस से क्या है, पार करना है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल के वे में क्या कहता है कि हमें क्या करना है, अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन देखनी है। अडल्ट एजुकेशन देखने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे फर्स्ट लिया हमारा हरियाणा, ठीक है। आप पंजाब से हो तो पंजाब ले लो, ठीक है। कहीं से भी हो तो आप अपने पूरे स्टेट का नाम ले लो, ठीक है। जब आपने स्टेट का नाम लिया उसके बाद क्या कहते हैं कि आप स्टेट में तो आ गए, अब क्या करो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाओ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में जाओ, अब डिस्ट्रिक्ट से क्या करो, अब आप अपने तहसील में जाओ, ठीक है। तहसील से अब आपने क्या किया, अब क्या जाओ, अपने विलेज में जाओ। अब विलेज से क्या करो, विलेज से आप अपने टाउन में जाओ या फिर वार्ड में जाओ। तो इस तरीके से जब क्या करते हो आप, बहुत बड़े बड़े डाटा में से जब एक एक चीज़ को फिर आगे स्टेज में, आगे मल्टी स्टेज, आगे हमारे जो जितने भी हमारी चीज़ें होती हैं वो सब यूनिट्स में डिवाइड हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं मल्टी स्टेज, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि हमारे मेरिट्स क्या है, मेरिट्स ऑफ मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। मेरिट्स क्या कहते हैं, बेस्ट मेथड है ऑफ स्टडिंग द यूनिवर्स ऑन द रीजनल बेसिस। जब भी हमें रीजनल बेसिस पे हमारे पूरे यूनिवर्स को, पॉपुलेशन को स्टडी करना है, तो ये जो मेथड है वो बहुत ही बेस्ट मेथड है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मेथड जो है वो हमारी अच्छा मेथड है। उसके बाद कहता है मेथड इज सुटेबल। कब सुटेबल होगा ये मेथड, फॉर दूस प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स के लिए वेयर द डिसीजन आर नॉट टेकन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल अलोन। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि एक्सपेंसिव है। हमारी डिमेरिट्स आती है, डिमेरिट्स में क्या कहते हैं कि एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव 3 टर्म्स में, टाइम, मनी
एंड एफर्ट्स। ठीक है, टाइम मनी और एफर्ट्स के वे में जब मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव होती है। अब एक्सपेंसिव क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है, एस्टिमेशन द लेवल ऑफ एक्यूरेसी चेक करनी पड़ती है, हमें टेस्ट करना पड़ता है करेक्टली। तो इस चीज़ के लिए अब क्या है, हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। सेकेंड यही आता है कि हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है कि हमें बहुत सारे टेस्ट को सॉल्व करना पड़ता है ताकि हम एस्टिमेशन कर सके करेक्टली किस चीज़ का, द लेवल ऑफ एक्यूरेसी, कि हमने जो सेलेक्ट किया है, हम इतने बड़े पॉपुलेशन में से जब हम इतने से सैंपल में आए तब जो हमारा सैंपल सेलेक्ट किया है क्या वो ठीक है। तो इसके टेस्टिंग में टाइम लगता है, एफर्ट्स लगता है और इस चीज़ की रिक्वायरमेंट जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसकी वजह से ये डीमेरिट के अंदर आता है। फिर कहता है एक्यूरेसी लेवल ऑफ एस्टिमेशन। हमें क्या करना है, जो एक्यूरेसी लेवल ऑफ एस्टिमेशन हमने चेक किया है, कई बार वो लॉजिकल नहीं होता। हम क्या गए, सीधा एंड तक सही पहुंचे, लेकिन कई बार जो ये मेथड होता है वो सही नहीं आता, सुटेबल नहीं होता और लॉजिकल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लास्ट इसका जो है फिफ्थ, वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर होता है एक गुच्छा। ठीक है, गुच्छा जैसे कि हम बोलें कि हमारे जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स में गुच्छा होता है जैसे इस तरीके का, मतलब कि गुच्छे की तरीके से होता है। जब भी हमें ये सैंपल सेलेक्ट करना हो, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हम ग्रेप्स लेने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये वाला ग्रेप अच्छा है ये दे दो, ये वाला अच्छा है ये दे दो, ऐसे करते हैं? नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक पूरा एक गुच्छा सेलेक्ट करते हैं और उसे क्या है, परचेज कर लेते हैं। तो इसी तरीके से बोलते हैं कि क्लस्टर सैम्पलिंग भी इसी तरीके से होती है कि हमें पूरा जो एक ग्रुप है वो उठाना पड़ता है और उसी को बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो क्लस्टर सैम्पलिंग होता है, इसमें जो यूनिवर्स होता है उसे बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हम क्या करते हैं, किसी एक ग्रुप को उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस ग्रुप को उठा लिया, तो इस ग्रुप को जब हम उठाएंगे और इसको ही हम अपने सैम्पल के वे में स्टडी करेंगे और इनको क्या है, इग्नोर कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। जब हम इसको स्टडी करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा एक क्लस्टर है और इसे हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये कई बार जो हमारी फार्माक्यूटिकल जो हमारी बिजनेस इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर ये काम आता है, क्योंकि फार्मा में क्या होता है, हमारी कुछ मेडिसिन होती हैं। जैसे एक मेडिसिन का एक पत्ता है, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी जैसे मेडिसिन है, तो हम क्या कहेंगे, हमें सिर्फ मेडिसिन के एक ये मेडिसिन देनी है, हमें सैंपल, वो क्या करेंगे, पूरे पत्ते को उठाएंगे, इस टैबलेट की पूरी मेडिसिन का पत्ता उठा के वो क्या करेंगे, फिर उसके सैंपलिंग के बेस पे क्या है उसको स्टडी करेंगे। सिर्फ वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे ये वाली एक मेडिसिन निकाल के दे दो, वो पूरे का पूरा पत्ता उठाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कहते हैं कि क्लस्टर सैंपलिंग इस तरीके से की जाती है। तो आज के लिए इतना। आज हमने क्या किया, हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, जो कि पार्ट है मेथड ऑफ सैम्पलिंग का। कल हम करेंगे हमारा जो मेथड नेक्स्ट है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। इसके लिए देखो, सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की, सिस्टमेटिकल रैंडम सैम्पलिंग की, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग की, फिर हमने लास्ट क्लस्टर सैम्पलिंग की। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड।